Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new vocab class. So this is our 18th part और इसमें भी हम लोग करने वाले हैं कुछ हमारे important idioms. So अगर आप किसी भी competitive एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर इंग्लिश vocab पूछी जाती है तो डेफिनेटली idioms एक बहुत important part वहाँ पर आपका हो जाता है. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आपने 100-200 इडियम कर लिए उन्हीं में से आएगा. ठीक है, बहुत वास्ट है सिलेबस. तो आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना डेली बेसिस पर वोकैब करनी है और सिर्फ करना ही नहीं है, उसको रिवाइज करना है बार बार. तो रिवीजन वाले पॉइंट की अगर हम बात करें ना तो इसीलिए हम लोग डेली बेसिस पर क्या करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना न्यू वोकैब, मतलब न्यू इडियम्स या सिनोनिम्स जो भी है. उसके बाद हमने लास्ट पार्ट के अंदर जो हमने इडियम्स किए ना फिर उसको हम रिवाइज करते हैं ताकि साथ के साथ जो हम नया पढ़ते जाए ना उसके साथ हम पुराना ना भूले, उसको भी साथ के साथ रिवाइज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी योर टीचर पूजा दुरान. सो दिस इज ऑल अबाउट मी. एन अकेडमी प्लस पर मैंने पढ़ा है, एडू अंकल एक्सपर्ट, कॉपी किताब एक्सपर्ट एंड टोटल 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेक्टर. तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट इडियम के साथ आज की हमारी क्लास. द फर्स्ट इडियम इज हेल्शियन डेज. द इडियम इज हेल्शियन डेज. ठीक है, हेल्शियन डेज का मतलब यहां पर होता है पीसफुल डेज. ठीक है, पीसफुल डेज. देखो, अब आप इसको खुशगवार दिन कह लो या आप इसको शांतिपूर्वक दिन कह लो. देखो, अगर आपका दिन बिल्कुल शांति से गुजरेगा, आपका बॉस भी आपके काम से खुश था, ठीक है, और आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ चल रहा है, फिजिकली मेंटली फिट हो, तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पे दिन का मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं ना, डेज की बात हो रही है ना. अब डेज जो है वो हम लोग यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में भी दिन हो जाता है. ठीक है, तो जब बहुत सारे दिन आपके बहुत अच्छे से खुशगवार और पीसफुल गुजरे तो वहां पर मतलब हो जाता है हेल्शियन डेज. ठीक है, तो एक दिन की बात नहीं हो रही, जब बहुत सारे दिन आपके बहुत शांतिपूर्वक और खुशगवार गुजरते हैं. So this is our first idiom. The idiom is halcyon days and the meaning of this idiom is peaceful days. ठीक है, this is our first idiom. Let's move on to the second idiom of today's class. Fine. The second idiom is have several irons in the fire. We all know the meaning of irons. Irons का मतलब होता है लोहे से, आयरन से बनी हुई जो रोड्स वगैरह होती है उनको कई बार हम लोग आयरन्स बोल देते हैं. फायर वी ऑल नो, आग को बोलते हैं, और यू कैन से फ्लेम जो होती है. अब हम सबको पता है कि आग के अंदर जब बहुत सारे आयरन्स को आप लोग रखेंगे तो एक ही टाइम पर क्या हो रहा है, एक ही टाइम पर आग जो है वो बहुत सारे एक तरीके से आयरन्स अपने अंदर रखे हुए हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम. मीन्स जब कोई पर्सन एक ही सेम टाइम पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में या बहुत सारे कार्यों में शामिल होता है और यू कैन से बिजी होता है, देन वी कैन यूज दिस इडियम इन दैट सिचुएशन. ठीक है, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब आपको बार बार फायर नहीं चलानी पड़ रही है, आप एक ही टाइम पे एक ही फायर के अंदर बहुत सारी आयरन्स को वहां पर रख सकते हो. ठीक है, तो ये जो इडियम्स होते हैं ना इनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. जहां पर भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है देन यू कैन यूज दीज इडियम्स. फाइन. Now let's move on to the third idiom. Third idiom is hammer and tongues. Hammer and tongues. चलो आज आप लोग को मैं एक यहाँ पर वैल्यूएबल एक पॉइंट बताती हूँ. जब भी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो और उस वर्ड के अंदर आर दिया गया है, आर अल्फाबेट, एंड आर से पहले कोई भी वोवल वहां पर आ जाता है, दैट मीन्स AEIOU में से कोई भी वोवल वहां पर आ जाता है, देन आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको आर को हल्का सा साइलेंट करना होता है. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे मैंने अभी बोला वर्ड, मैंने ऐसे नहीं बोला वर्ड. आई एम नॉट सेइंग वर्ड, आई एम सेइंग वर्ड, मतलब आर को मैंने हल्का सा साइलेंट कर दिया. सो इस तरीके से आपको किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना होता है. जैसे यहाँ पर हैमर नहीं बोलेंगे आप इसको, हैमर रे नहीं बोलेंगे, हैमर, आर को लिटिल बिट आप यहाँ पर साइलेंट कर दोगे. तो हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है, देखो हैमर का मतलब क्या होता है, जो छोटी सी कुल्हाड़ी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं हैमर. फाइन.
तो जो पर्सन कुल्हाड़ी से काम करता है डेफिनेटली, ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत मेहनत करने वाला इंसान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी काम को, किसी एम को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाते हो, बहुत ही एनर्जी से काम करते हो। तो हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है कड़ी मेहनत से, ठीक है। दिस इज द थर्ड इडियम। फटाफट से चलते हैं फोर्थ इडियम पर। फोर्थ इडियम इज हैंड एंड ग्लव विद। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को इतनी बार बताया कि अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो या आप कोई भी इडियम पढ़ते हो, एनीथिंग यू आर रीडिंग, अगर आपको बेसिक वोकैब की भी नॉलेज है ना, देन यू कैन ड्रॉ द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस और दैट इडियम। फॉर एग्जाम्पल ग्लव, ग्लव्स होते हैं जिनको हम लोग हिंदी में दस्ताने बोलते हैं, ठीक है। और हैंड हम सबको पता है भी, हमारे जो दो हाथ भगवान ने दिए हैं, हैंड एंड ग्लव विद। यू आर डूइंग सम वर्क, ठीक है, और आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपको ग्लव्स पहनकर काम करना है, फाइन। और आपका ग्लव्स जो है बार बार बाहर निकल के जा रहा है, तो दैट मीन्स आपका ग्लव्स जो है आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन आप कोई काम कर रहे हो और आपके हैंड और ग्लव्स दोनों आपस में बिल्कुल पूरे अच्छे कॉपरेशन से, पूरे अच्छे सहयोग से काम कर रहे हैं, तो हैंड एंड ग्लव विद का मतलब होता है इन क्लोज कोऑपरेशन, ठीक है, इन क्लोज कोऑपरेशन मतलब अच्छे सहयोग से। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कॉरपोरेशन में एंड कोऑपरेशन में। द मीनिंग ऑफ कॉरपोरेशन इज सहयोग एंड द मीनिंग ऑफ कॉरपोरेशन, कोई किसी कंपनी को आप कॉरपोरेशन बोल सकते हो, किसी फर्म को बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिफ्थ इडियम इज हैंग बाय अ थ्रेड, ठीक है, हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग का मतलब होता है भाई किसी को लटकाना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को, थ्रेड का मतलब होता है धागा, अगर आपने किसी पर्सन को धागे से लटका दिया खाई के अंदर, तो मतलब क्या है, मतलब उसकी जान खतरे में, अभी रिस्की सिचुएशन है, नाजुक परिस्थिति है। क्योंकि धागा जो होता है वो कितना मजबूत होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, किसी भी टाइम टूट सकता है और उस पर्सन की जान जा सकती है। तो हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होना, बहुत ही नाजुक परिस्थिति में होना। एक तो यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट का ध्यान रखो कि रिस्की सिचुएशन का मतलब, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना, जरूरी नहीं है फिजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, नो। अगर फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मतलब वीक फील कर रहे हो, फाइनेंशियली आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स आपको सहन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो मतलब आप एक रिस्की सिचुएशन में हो, ठीक है। जो आपने पैसा लिया था उसको भी आप चुका नहीं पा रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड नाजुक परिस्थिति में होना। एंड द idiom you can use in this situation that is hang by a thread. So अब तक हमने 5 idioms कर लिए। Let's move on to the 6th idiom and the 6th idiom is hard nut to crack. फॉर एग्जाम्पल नट क्या होते हैं, जो छोटे मोटे पेच वगैरह होते हैं उनको हम लोग नट बोल देते हैं। अब कोई नट हार्ड है और उसको तोड़ना मतलब उसको क्रैक करना मुश्किल है। अगर कोई नट हार्ड होगा तो उसको क्रैक करना क्या होगा, उसको मुश्किल होगा। तो इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, मतलब एक जटिल समस्या जिसका समाधान करना मुश्किल था, बट फाइनली यू हैव डन द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो गया अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, मतलब एक जटिल समस्या का समाधान, अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले तो, ठीक है। 7th idiom is haul over the coals. First of all, please try to draw the meaning of the idiom from these words, जो कि उसके अंदर दिए गए हैं। जब भी आपके सामने कोई idiom आता है, उसके अंदर शब्दों को पढ़कर वहां से अपने मीनिंग को कैप्चर करने की कोशिश करें। हॉल ओवर द कॉल का मतलब यहाँ पर होता है किसी को कोसना। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप मन मन में किसी को कोसते रहते हो, दिस इज द बैड मैनर एट ऑल। कभी भी मन में किसी को कोसना नहीं चाहिए। तो हॉल ओवर द कॉल्स जो है वो उस कोसने का ही एक ईडियम है। देखो अब वोकैब में और ईडियम में डिफरेंस क्या होता है, प्लीज इसको समझो। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को कोसना, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से एक वर्ड। लेकिन जब आप इस कोसना हिंदी शब्द को आप एक ईडियम में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वहां पर आप बोलोगे होल ओवर द कॉल्स, ठीक है। मतलब ईडियम के अंदर 4 शब्दों का मतलब एक निकल रहा है और यहाँ पर एक वर्ड का मीनिंग कोसना है। तो यही डिफरेंस है, ईडियम में थोड़ा सा सेंटेंस हो जाता है और उसका मीनिंग आपको निकालना पड़ता है। ओके,
सो हमारे बाकी के 3 इडियम्स रह गए, फटाफट से उनको भी कर लेते हैं। चलिए, 8th idiom इज हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई, देखो अभी हमने किया था ना, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, उसका मतलब क्या था, एक टाइम पे बहुत सारे कार्यों में शामिल होना। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपके सामने इडियम आता है हैव फिंगर इन द पाई, इसका मतलब होता है किसी कार्य में शामिल होना, मतलब आप एक ही कार्य के बारे में बात कर रहे हो। तो दोनों बहुत डिफरेंट इडियम है, प्लीज याद रखना। हैव सेवरल फायर इन द आयरन, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक टाइम पे बहुत सारे कार्य में सम्मिलित होना, और हैव फिंगर इन द पाई का मतलब होता है किसी कार्य में शामिल होना, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक। 9th idiom इज हैव वंस हैंड्स फुल। देखो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई काम ही नहीं होता करने के लिए, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो मतलब आप ये सोचते हो मैं ये काम पहले करूँ या ये काम पहले करूँ। तो उस सिचुएशन में हम जो इडियम यूज करते हैं दैट इज हैव वंस हैंड्स फुल, मतलब काम की कमी ना होना, मतलब आपके जो हाथ है, आपके हाथों में इतना काम आ गया है कि आपके पास अब टाइम ही नहीं, आप किसी और काम के लिए फर्दर अपने टाइम को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है। और ये जो वंस हम यहाँ पर यूज करते हैं ना, ONES, इसका मतलब होता है किसी पर्सन के लिए आप इसको यूज कर रहे हो। इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब है किसी पर्सन के लिए आप इसको यूज कर रहे हो। सो हैव वंस हैंड्स फुल का मतलब होता है किसी, मतलब काम की कमी ना होना। टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी काम में बिजी होना, और ऑक्यूपाई का मतलब, ऑक्यूपाई वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हो इन सेवरल वर्क्स। फाइन। And we are moving to the last and final idiom of today's class, and that idiom is have one's way। मतलब आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कभी कभी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जो किसी की, मतलब हमेशा अपनी इच्छा से काम करना, हमेशा अपनी शर्तों पर जीना। ठीक है। तो उसके लिए जो इडियम यूज होता है दैट इज हैव वंस वे, मतलब जो इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है वो दूसरों के कहे पर या दूसरों के बताए पर नहीं चलता। ठीक है। तो वहां पर इडियम यूज होगा हैव वंस वे, मतलब जिसका खुद का रास्ता है, और यू कैन से, आप इसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल सकते हो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, द वे वन वांट्स। ठीक है। एक पर्सन जैसा चाहता है वो वैसा करेगा, तो उसके लिए यूज होगा हैव वंस वे। सो दीज आर द idioms of today. Now let's revise our previous class idioms because revision is equally important to reading। ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी दिमाग में भर लो, जब तक आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं करोगे तब तक सब कुछ जीरो है। तो रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको 3 to 4 टाइम्स अपनी वोकैब को, जो भी आप पढ़ते हो, आपको वो रिवाइज जरूर करना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज दिमाग को भरने का कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब बैठे होगे, जब कैसे इन चीज़ों को आप लोग रिकॉल करेंगे। सो हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में हमने किया था यहाँ पर ग्रिस्ट टू वंस मील। ठीक है। ग्रिस्ट टू वंस मील का मतलब होता है कोई चीज़ जो फायदेमंद होती है, वहां पर हम यूज करते हैं ग्रिस्ट टू वंस मील, मतलब जिसको आप बहुत सारे कामों के लिए यूज कर पाओ। ग्रीन रूम का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप कभी ऑडिटोरियम वगैरह में गए होगे तो वहां पर परफॉर्मर्स जो होते हैं वो बार बार अपने कपड़े चेंज करके आते, तो वो उनका स्पेसिफिक रूम जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन रूम। ठीक है। नेक्स्ट वॉज ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। ठीक है। ब्राइब, रिश्वत को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइब, BRIBE, ब्राइब। रिश्वत लेने की बात आए तो होगा ईचिंग द पाम, और रिश्वत देने की बात आए तो आएगा ग्रीस द पाम। ग्रास विडो, ग्रास विडो यूज किया जाता है उस विमेन के लिए जिसका हस्बैंड उसे सेपरेटेड, डिवोर्स्ड या फिर उससे मतलब अलग रहता है। विडो यूज किया जाता है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ग्रास विडो इज फॉर द वीमन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड।
फटाफट से इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज ये हम ऑलरेडी 17th पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ना है तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी के लिए हम लोग रिवाइज करें, रिवीजन थोड़ा फटाफट करेंगे। नेक्स्ट इज गुड स्मार्टन। ठीक है, गुड स्मार्टन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हर किसी की मदद करता है, हेल्पफुल पर्सन आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, एक दयालु व्यक्ति, और यू कैन से इन शुद्ध हिंदी। नेक्स्ट वाज गो टू रैक एंड रूइन। गो टू रूइन का मतलब क्या होता है? रूइन का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रॉय। ठीक है, एक और वर्ड होता है यहाँ पे अबॉलिश। फाइन, तो विनाश होना ये है इसका मतलब, गो टू रैक एंड रूइन। गो टू डॉग्स, आप कुत्तों को कब डालते हो खाना? जब आपके घर में बच जाता है, तो मतलब वेस्ट, एक तरीके से व्यर्थ करना रिसोर्सिस को, चीजों को। गो टू डॉग्स का मतलब होता है व्यर्थ करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एक तरीके से यहाँ पर है कोई भी खतरा मोल लेना। भाई ये जो पर्सन है आग में से भी अच्छे से निकल जाएगा, वाटर में भी, मतलब पानी में भी नहीं डूबेगा, पानी में भी अच्छे से तैर के निकल जाएगा। तो ये यूज होता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो खतरा मोल लेने के लिए ऑलवेज रेडी। ठीक है, नेक्स्ट वॉज गिव अ पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, धमकाना। ठीक है, गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब जब आप अपने दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन किसी और की तरफ दे रहे हो, तो दैट मीन्स उस पर्सन ने आपको अनोय किया, इरिटेट किया, देन आप उसको डांट रहे हो। रिब्यूक, रिब्यूक और स्कोल्ड एक बहुत अच्छा शब्द है। रिब्यूक का मतलब भी होता है डांटना, और स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना। ठीक है, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब किसी किसी में बोलने का टैलेंट बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी जगह पर, किसी भी पर्सन के सामने, किसी भी स्टेज पर आप उसको खड़ा कर देंगे, वो वहां पर उस टॉपिक पर बहुत अच्छे से बोल देगा। तो बोलने का वो जो टैलेंट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। और ये नॉर्मली बाय बर्थ जो किसी के अंदर टैलेंट होता है ना, वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, so this is all about the today's class and 18th पार्ट हमने टोटल कर लिया है। और अगर हम नॉर्मली देखें तो हर एक पार्ट के अंदर हमने टोटल 10 इडियम्स किए हैं। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड 180 इडियम्स। ठीक है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। अगर आप कोई भी क्लास मिस कर देते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासेस को रन कर सकते हैं और नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो Bye bye, take care and happy learning to all of you. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Till then, have a great life.